लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख एआई इज कमिंग फॉर पॉलिटिक्स। इसमें समझाने की कोशिश की गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ तकनीक या कारोबार तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि धीरे धीरे राजनीति और लोकतंत्र की बुनियादी संरचना को भी प्रभावित करने लगा है। लेख की शुरुआत पीटर थेल के पुराने बयान का जिक्र करते हुए बताया गया है कि टेक्नोलॉजी कभी-कभी चुनावी राजनीति का विकल्प बन सकती है, और आज एआई के दौर में ये बात सच होती दिख रही है। लेख के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तेजी से बढ़ता दायरा इस बात का खतरा पैदा कर रहा है कि सत्ता, जानकारी और प्रभाव कुछ बड़ी टेक कंपनियों जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और ओपन एआई के हाथों में सिमट जाए। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया, खासकर चुनाव और आम लोगों की आवाज कमजोर पड़ सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि एआई न सिर्फ नौकरियों को प्रभावित करेगा, बल्कि ये वोटर्स की राय बदलने, उनकी पहचान उजागर करने और सरकारों पर असर डालने का एक ताकतवर औजार भी बन सकता है। लेख में यह भी बताया गया है कि एआई पारंपरिक आर्थिक सोच को चुनौती दे रहा है। पहले माना जाता था कि जानकारी बिखरी हुई होती है, इसलिए केंद्रीकृत नियंत्रण मुश्किल है। लेकिन अब एआई बड़ी मात्रा में डेटा इकट्ठा और प्रोसेस करके एक तरह का केंद्रीकरण संभव बना रहा है। इसका मतलब है कि आर्थिक ताकत के साथ साथ राजनीतिक ताकत भी कुछ हाथों में सिमट सकती है। साथ ही एआई के कारण नौकरियों में बदलाव और असमानता बढ़ने की आशंका भी जताई गई है, जिससे समाज और राजनीति दोनों में नया तनाव पैदा हो सकता है। कुछ विश्लेषण ये भी कहते हैं कि ये बदलाव अलग-अलग राजनीतिक वर्गों को अलग-अलग तरह से प्रभावित करेगा, जिससे राजनीतिक समीकरण भी बदल सकते हैं। लेख का निष्कर्ष ये है कि एआई अपने आप में ना तो पूरी तरह खतरा है और ना ही पूरी तरह अवसर। असल चुनौती ये है कि इसे कैसे नियंत्रित और संचालित किया जाए। अगर सरकारें, संस्थाएं और समाज समय रहते सही फैसले नहीं लेते, तो ये तकनीक लोकतंत्र को कमजोर कर सकती है। लेकिन अगर समझदारी से इस्तेमाल किया जाए, तो ये समाज को बेहतर भी बना सकती है। कुल मिलाकर लेख चेतावनी देता है कि एआई का असली खतरा उसकी ताकत नहीं, बल्कि उसे लेकर हमारी उदासीनता और तैयारी की कमी है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख हाउ डू आई सर्वाइव, ड्रॉट प्लेग केनियाज तुकराना एमिट सरप्लस एलिसवेयर। इसमें केनिया के तुर्काना इलाके में पड़ रहे भीषण सूखे और उससे जुड़ी एक बड़ी विडंबना को सामने रखा गया है। लेख बताता है कि केनिया के तुर्काना जैसे इलाकों में लोग पानी और खाने के लिए तरस रहे हैं। लोग कई किलोमीटर चलकर गंदा पानी भर रहे हैं, मवेशी मर रहे हैं और हजारों परिवार भुखमरी के कगार पर हैं। लेकिन इसी के साथ लेख एक चौंकाने वाली सच्चाई भी सामने लाता है। जहां एक तरफ लोग भूख से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश में पैदा होने वाले करीब 40% भोजन की बर्बादी हो रही है। यानी एक तरफ कमी है, तो दूसरी तरफ भरपूर संसाधन होने के बावजूद वो जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रहे। लेख के मुताबिक सूखे की वजह से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। लाखों लोग खाद्य संकट में हैं, बच्चों में कुपोषण बढ़ रहा है और पानी के लिए संघर्ष कई बार हिंसा तक पहुंच जाता है। हालांकि देश के कुछ हिस्सों में अच्छी फसल भी हुई है, लेकिन गरीबी, महंगाई और खराब व्यवस्था के कारण तुर्काना जैसे इलाकों तक को भोजन नहीं पहुंच पा रहा। साथ ही ये भी बताया गया है कि समस्या सिर्फ प्राकृतिक नहीं, बल्कि व्यवस्था से जुड़ी है। एक और अचानक तेज बारिश और बाढ़ आती है, लेकिन पानी जमीन में टिक नहीं पाता। दूसरी ओर जमीन के नीचे बड़े जल स्रोत मौजूद हैं, लेकिन उन्हें उपयोग में लाने में तकनीकी और आर्थिक चुनौतियां हैं। लेख का निष्कर्ष ये है कि तुर्काना का संकट सिर्फ सूखे की कहानी नहीं, बल्कि असमानता और खराब प्रबंधन की भी कहानी है। जब तक पानी और खाद्य संसाधनों का सही वितरण, बेहतर योजना और दीर्घकालिक समाधान नहीं निकाले जाते, तब तक ये दर्दनाक चक्र चलता रहेगा, जहां लोग हर दिन यही सवाल पूछते रहेंगे कि अगर खाना नहीं मिला तो जिंदा कैसे रहेंगे। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय द गार्जियन व्यू ऑन एसयूवीज
लंदन्स मेयर इज राइट टू पुश बैक ऑन सुपर साइज कार्स। इसमें बड़े आकार की गाड़ियों यानी एसयूवी के बढ़ते चलन और उससे जुड़ी समस्याओं पर चिंता जताई गई है। लेख कहता है कि आज लंदन समेत दुनिया के कई बड़े शहरों में कारों का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है और एसयूवी अब एक आम ट्रेंड बन चुकी है। कंपनियों के लिए ये ज्यादा मुनाफे वाली गाड़ियां हैं और चलाने वालों को इनमें ज्यादा जगह और ऊंचाई मिलती है, लेकिन इनके नुकसान भी उतने ही बड़े हैं। संपादकीय के मुताबिक सबसे बड़ी चिंता सड़क सुरक्षा की है। रिसर्च बताती है कि अगर किसी हादसे में एसयूवी किसी बच्चे को टक्कर मारती है तो उसकी मौत का खतरा सामान्य कारों के मुकाबले कहीं ज्यादा होता है। इसी वजह से लंदन के मेयर सादिक खान ने इन गाड़ियों के असर की समीक्षा शुरू की है और संकेत दिए हैं कि इनके मालिकों पर ज्यादा टैक्स या शुल्क लगाया जा सकता है। लेख ये भी बताता है कि एसयूवी सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी बड़ी चुनौती है। ये गाड़ियां ज्यादा ईंधन खपत करती हैं और ज्यादा जगह घेरती हैं, जिससे शहरों में भीड़ और प्रदूषण दोनों बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के मुताबिक इनकी बढ़ती लोकप्रियता ने ऊर्जा दक्षता में हुई कई सालों की प्रगति को भी काफी हद तक बेअसर कर दिया है। संपादकीय का तर्क है कि इस समस्या से निपटने के लिए सरकारों को सख्त कदम उठाने होंगे, जैसे ज्यादा टैक्स, पार्किंग चार्ज और ट्रैफिक नियमों में बदलाव। साथ ही दूसरे शहरों के अनुभव बताते हैं कि लोग ऐसे कदमों का समर्थन भी करते हैं अगर इससे शहर ज्यादा सुरक्षित और साफ बनता है। लेख का निष्कर्ष यही है कि एसयूवी का बढ़ता चलन सिर्फ एक उपभोक्ता की पसंद नहीं बल्कि एक सार्वजनिक समस्या बन चुका है। इसलिए सरकारों को अब इसे नियंत्रित करने के लिए ठोस नीतियां बनानी होंगी ताकि शहर सुरक्षित, रहने लायक और पर्यावरण के लिहाज से बेहतर बन सके। बीबीसी में प्रकाशित लेख आरएसएस और रॉ पर बैन की मांग करने वाली अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट में आखिर क्या है? इसमें अमेरिका के एक आयोग की रिपोर्ट को लेकर भारत में उठे विवाद और उसके राजनीतिक सामाजिक मायने समझाए गए हैं। लेख बताता है कि यूएससीआईआरएफ ने अपनी ताजा रिपोर्ट में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए हैं और आरएसएस तथा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग पर प्रतिबंध लगाने जैसी सख्त सिफारिशें की हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ घटनाएं बढ़ी हैं, कुछ कानूनों और सरकारी कदमों से धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है और इसी आधार पर भारत को विशेष चिंता वाले देश की सूची में डालने की मांग की गई है। साथ ही ये भी सुझाव दिया गया है कि अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्तों जैसे सुरक्षा, सहयोग और व्यापार को धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दों से जोड़े। हालांकि लेख के मुताबिक भारत सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंडिया ने इस रिपोर्ट को पक्षपाती और प्रेरित बताते हुए कहा है कि ये तथ्यों के बजाय चुनिंदा और संदिग्ध स्रोतों पर आधारित है। सरकार का ये भी कहना है कि आयोग लगातार भारत की एक तरफा नकारात्मक तस्वीर पेश करता रहा है और उसे पहले अपने देश के भीतर की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। लेख में यह भी बताया गया है कि यूएससीआईआरएफ एक स्वतंत्र अमेरिकी संस्था है जो हर साल दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता पर रिपोर्ट तैयार कर सिफारिशें देती है, लेकिन इन सिफारिशों को मानना या न मानना अमेरिकी विदेश मंत्रालय पर निर्भर करता है। साथ ही इस रिपोर्ट को लेकर भारत में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, जहां विपक्ष ने इसे सरकार और आरएसएस पर सवाल उठाने का आधार बनाया, वहीं सत्ता पक्ष ने इसे खारिज करते हुए आरएसएस के योगदान का बचाव किया। कुल मिलाकर लेख ये बताना चाहता है ये मामला सिर्फ एक रिपोर्ट का नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नजरिए, भारत की छवि और देश की आंतरिक राजनीति तीनों के टकराव का है, जहां हर पक्ष अपने अपने तर्कों के साथ खड़ा है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print,